राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत देश के नागरिकों के लिए मैं यह एक डिक्लेरेशन प्रस्तुत करता हूं। मैं आरसी धीमान, निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश, यह कि मैं भारत के संविधान में पूर्ण आस्था एवं विश्वास रखता हूँ। यह कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है। यह कि मैं धर्म, मूल, वंश, वर्ण, जाति, लिंग, रंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव का समर्थन नहीं करता हूँ। यह कि व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और गरिमा का प्रबल समर्थन करता हूँ। यह कि विधिक अज्ञानता को दूर करने तथा विधिक अधिकार और विधिक कर्तव्यों का बोध कराने के उद्देश्य से निशुल्क, बिना किसी आर्थिक लाभ के जनहित में विधिक ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और आज की इस वेबिनार अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय एलपी अमृत बौद्ध जी, राष्ट्रीय सहायक आचार्य माननीय चरण दास प्रजापति जी, और इस वेबिनार में जुड़े हुए समस्त उपासक उपासिकाओं, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला, क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारीगण और भारत देश के समस्त नागरिक, उपासक एवं उपासिकाओं, अनुच्छेद 226 के ऊपर चर्चा चल रही थी, और उसके बाद हम लोग ने जो है मानवर कांशीराम साहब की जो परिनिर्वाण दिवस था उस पर भी चर्चा सोमवार को करी थी। भारत के संविधान के अंदर तो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। एक है अनुच्छेद 32,
और एक है अनुच्छेद 226। ये दोनों ही जो है अनुच्छेदों का संविधान में रखने का उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य ये है कि जो व्यक्तियों के मूल अधिकार होते हैं उनका उल्लंघन अगर राज्य करता है तो राज्य के विरुद्ध व्यक्ति और नागरिक दोनों ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में उपचार के लिए यानी रेमेडी के लिए रेट फाइल कर सकते, अपना प्रार्थना पत्र दे सकते। परंतु भारत देश के अंदर सभी व्यक्तियों के लिए उच्चतम न्यायालय में जा पाना और वहां पे कार्रवाई करना संभव नहीं। कारण क्या है? एक तो भारत देश में बढ़ती हुई निर्धनता, लगातार भारत देश के अंदर गरीबी बढ़ रही है। लोग जो है गरीबी के कारण दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों के उपचार के लिए आ पाना उनके लिए बहुत कठिन। अधिकार तो है उनको, पाना भारत देश के निर्धन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे हैव नो मनी। उन कोई तमिलनाडु में रहता है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसके अधिकारों का जो वायलेशन हुआ है स्टेट द्वारा उसको लेने के लिए जाता है। तमिलनाडु से दिल्ली आना भाड़ा लगेगा और फिर वकील को भी फीस देना होगा, फिर जाना भी होगा। एक व्यक्ति के अधिकारों का वायलेशन हुआ है, वह इतना पैसा कहाँ से लाएगा दिल्ली में आकर के रेमेडी लेगा? नहीं ले पाएगा, इसलिए वह ले ही नहीं पाएगा। तो उसको रेमेडी क्यों ना तमिलनाडु में ही दी जाए। तमिलनाडु के अंदर ही अगर उसको रेमेडी दी जाती है तो हो सकता है कि वह दिल्ली ना जा पाए। तमिलनाडु के अंदर जो है उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में उपचार के लिए अपना प्रार्थना पत्र दे सकता है। इस तरीके से जो व्यक्ति या नागरिक को उच्चतम न्यायालय में अपने फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बाद उपचार के लिए जा सकते हैं, वो जा सकते हैं। दे हैव मनी, दे हैव नो प्रॉब्लम। वो महंगे से महंगा वकील कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा खर्च कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो जाते हैं। वहां पर उन्हें निश्चित रूप से रेमेडी मिलेगी। परंतु जो लोग धनवान नहीं है, जो निर्धन है, उनके लिए दिल्ली जाना मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट जाना मुश्किल है। तो क्यों ना उनको उनके ही राज्य में उनके अधिकारों के वायलेशन के प्रतिफल के रूप में उपचार प्रदान किया। इसलिए अनुच्छेद 226 रखा गया है। क्या है फंडामेंटल राइट्स? क्या है फंडामेंटल राइट्स? है भारत के संविधान के अंदर भाग 3 में दिया गया, अनुच्छेद 12 से लेके
35 तक जो है मौलिक अधिकार। सवाल ये पैदा होता है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं? व्हाट्स आर द फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार को इतना महत्व क्यों दिया गया? और भी तो अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कोर्ट में जाने की व्यक्तियों को, नागरिकों को जो अधिकार दिया गया, उसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? तो जब हम समझेंगे तब हम समझ जाएंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना नहीं है। संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जो प्रारूप समिति के चेयरपर्सन थे, उन्होंने संविधान की जो परिभाषा दी है उसमें कहा हुआ है उन्होंने कि संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो राज्य के तीनों अंगों, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की स्थिति एवं शक्तियों को ही स्पष्ट नहीं करता है, बल्कि इन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। निरंकुशता और तानाशाही ये कब आती है, कैसे आती है, क्यों आती है? इसके विषय में जब हम सोचते हैं तो हम पाते हैं कि शक्ति जब भी किसी को मिलती है तो उस शक्ति के कारण जो है उस व्यक्ति में भ्रष्टाचार, निरंकुशता और तानाशाही की आने की प्रबल संभावना रहती है। और जब एब्सोल्यूट पावर होती है, पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, तब क्या होता है? तो एब्सोल्यूट पावर जब प्राप्त होती है तो एब्सोल्यूट रूप से करप्शन, डिक्टेटरशिप की प्रबल संभावना होती है। यानी कि अगर ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है तो ज्यादा निरंकुशता आ सकती है, ज्यादा तानाशाही आ सकती है और ज्यादा भ्रष्टाचार हो सकता है। एब्सोल्यूट पावर। इसीलिए एब्सोल्यूट पावर के संबंध में ये सिद्धांत आता है। जब जब राज्य के पास एब्सोल्यूट पावर आती है तो उसे रोकने वाला कोई नहीं होता। फिर वो कानून के हिसाब से काम ना करके वह मन के अनुसार काम करता है। जो मन के अनुसार काम करता है, सिर्फ अपने मन की बात करता है, जो मन में आता है उसी काम को करता है, तो ऐसे काम को मनमाना पूर्ण काम बोलते हैं, मनमाना पूर्ण कार्य बोलते हैं। और मनमाना पूर्ण कार्य यानी जो मेरे मन में आ रहा है वही करूंगा। स्टेट जब एब्सोल्यूट पावर में होता है तो इसकी संभावना है, प्रबल संभावना है। ऐसा नहीं कि सारा स्टेट ऐसा करेगा, करेगा, परंतु इस बात की प्रबल संभावना है कि जब स्टेट के पास एब्सोल्यूट पावर होता है तो वह निरंकुश हो जाता है, वह तानाशाह हो जाता है, वह भ्रष्ट हो जाता है। उस पर अंकुश रखने वाली शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और उसका सबसे जो है ज्यादा खामियाजा उस देश की जनता को भुगतना पड़ता है।
क्योंकि जो कमजोर है, कमजोर वर्ग है, सबसे ज्यादा उसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कमजोर, दे बिलोंग्स टू वीकर सेक्शंस। क्योंकि उनको ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय नहीं ले सकते, वो हाई कोर्ट में जाके रिट नहीं फाइल कर सकते। दे हैव नो मनी, दे हैव नो लीगल नॉलेज, दे डोंट नो लॉ, दे डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशन। ना वो संविधान जानते हैं, ना वो कानून जानते हैं, ना उनके पास पैसा है, ना उनके पास शिक्षा है, ना उनके पास जमीन है, ना जायदाद। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सॉफ्ट टारगेट होते हैं, उन्हें कोई भी टारगेट बना लेता है। थोड़ा सा शक्तिशाली होता है, थोड़ी सी शक्ति आती है, तो फिर वह ऐसे व्यक्ति को टारगेट बना लेता है, और दे कैन नॉट गेट रेमेडी। तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए, क्योंकि भारत एक निर्धन देश है, गरीब देश है, यहाँ पे जो है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर, और नस्ल के आधार, क्षेत्र के आधार पे संघर्ष चलता है। इसके परिणाम स्वरूप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, और उसके लिए जो है भारतीय दंड संहिता 1860, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और दूसरी जो है क्रिमिनल लॉज हैं, जिनके अंतर्गत FIR दर्ज होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। परंतु जब राज्य द्वारा ऐसे व्यक्तियों का या इन्हीं व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तो फिर वो कहाँ जाए? है ना? कितनी कातिल ही लुटेरा है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। तो ऐसी स्थिति में वह पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाए? वायलेशन बाय द स्टेट, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन कर रहा है? स्टेट। स्टेट मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट की परिभाषा दी गई है, और बताया गया है कि स्टेट शब्द से आशय ये है कि केंद्र की सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधानसभा, प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारीगण, इन सबको स्टेट कहा जाता है। दे आर स्टेट। केंद्र की सरकार राज्य है, और जो है संसद भी राज्य है। राज्य के अंदर राज्य की सरकार भी राज्य है, और विधानसभा भी राज्य है। ये जो अधिकारीगण हैं, ये भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, जो विधि का कार्य करते हैं। और अन्य प्राधिकारीगण जो भारत की टेरिटरी के अंदर या भारत की विधि के अंतर्गत जो है शासित हैं, वो भी अन्य प्राधिकारी भी राज्य की परिभाषा में आते हैं। इन लोगों के द्वारा जब व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, तब व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जाइए और अपने अधिकारों की रेमेडी लीजिए। और स्टेट में अगर आप जाना चाहते हैं, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में चले जाइए, वहां पर रेमेडी लीजिए। बट व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस
Why fundamental right is very important for the citizens of India are the people who are in the territory of India, यानी भारत के नागरिकों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए जो भारत की सीमा के अंदर हैं, उनके लिए फंडामेंटल राइट्स इतना महत्वपूर्ण क्यों है, संविधान में अनुच्छेद 32 रखने की वजह क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्चुअली में जॉन वो हॉब्स की एक जो है और जो है जॉन लॉक कहते हैं कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है। जॉन लॉक कहते हैं व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और उसे किसी भी दशा में गुलाम नहीं बनाया जा सकता, न शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से। मनुष्य एक समान पैदा होता है और उसके अधिकार भी एक समान होते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। ये बात जॉन लॉक की है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी भी जो है विधि शास्त्रियों के द्वारा कि सामाजिक संविदा, यानी जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था तो जैसा कि हमने बताया कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, उसके माथे पे ना ओम लिखा होगा, ना अल्लाह लिखा होगा, ना बौद्ध लिखा होगा, ना जैन लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा। एक बेबी के रूप में बॉर्न होता है वो, एक शिशु के रूप। ना उसके हाथ में काला धागा होगा, ना काला ताबीज होगा, कुछ नहीं होगा। वो होमो सैपियंस स्पेसीज है, वो स्वतंत्र पैदा हुआ, उसका कोई धर्म नहीं है। अभी मैं वो बात कह रहा हूँ जब जॉन लॉक की विचार से निकल के आती, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई नस्ल नहीं है। वह एक बच्चा है, एक बालक है, एक शिशु है जो माँ की गर्भ से जन्म लिया और उसको कुदरत ने स्वतंत्र पैदा किया है। ना उसके हाथ में बेड़ियां हैं, ना हथकड़ियां हैं, और ना धार्मिक रूप से मानसिक गुलाम है वो। उसके दिमाग में कोई धर्म नहीं है, उसकी नजर में कोई ईश्वर नहीं है, जो बच्चा जन्म ले रहा है। लेकिन इस सोसाइटी के अंदर जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, उसके पेरेंट्स से उसे पता चलता है ये भूत है, ये प्रेत है, इससे डरो। डर की एक बेड़ी उसके दिमाग में बैठ गई। ये ईश्वर है, इससे मांगो मिलेगा। दास्ता की मानसिक दास्ता की एक जो है बेड़ियां उसके दिमाग में आती है। इस तरीके से वह बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है, विकास होता है, और वह धर्म की जंजीरों में जकड़ जाता है, समाज के बनाए हुए नियम कायदे में जकड़ जाता है। शारीरिक रूप से वो स्वतंत्र भले हो, लेकिन मानसिक रूप से वो दास बन जाता। जैसा वो जन्म के समय था वैसा नहीं रहता। फिर उसकी अपनी एक जाति होती है, फिर उसका एक अपना संप्रदाय होता है, फिर उसकी अपनी एक भाषा होती है, और फिर उसका अपना एक क्षेत्र होता है, और वह इन मानसिक जंजीरों में जकड़ के एक गुलाम बनता है। जॉन लॉक कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और उसे शारीरिक या मानसिक रूप से बांधा नहीं जा सकता। थॉट ये कहता है, यानी स्वतंत्र पैदा होता है तो वो स्वतंत्र ही रहेगा टिल द लाइफ। जब तक जीवित रहेगा उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। उसको किसी भी धार्मिक बेड़ियों से बांधा नहीं जा सकता, शरीर को उसके कैप्चर नहीं किया जा सकता। उसके जो अधिकार हैं जन्म के समय, वो उसके पास है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का अधिकार पशुओं के पास होता है, वो जहाँ चाहते वहां चले जाते, इसी तरह राइट टू मूवमेंट जो है उसके पास है। उसके पास राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है उसके पास। उसके पास राइट टू फीड है, भोजन करने का अधिकार है।
उसके पास राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार है। उसके लिए जो जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण अधिकार है, जो उसे प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, वो उसके पास है। परंतु जंगली जानवरों और जो है हैवान टाइप के इंसान, जो में है, जिनके पास शक्ति है, ऐसे लोग जो है, जो कबीलों पर आक्रमण करते थे और उनके अधिकारों का वायलेशन करते थे। दुर्बल और कमजोर लोग, जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर थे, उनके अधिकारों को वो छीन लेते थे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया राज्य के साथ कि हम आपको अपने प्राणों की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये अधिकार देते हैं कि आप हमारे प्राणों की, हमारी संपत्ति की सुरक्षा कीजिए। बाकी राइट राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, वो मेरे पास है, वो मैंने दिया नहीं। राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है वो मेरे पास है, मैंने आपको दिया नहीं। जो हमारे जीवन जीने के लिए मूलभूत अधिकार हैं, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, जागना, ऑल द फंडामेंटल राइट्स जो है वो सब मेरे ही है, मेरे पास है, मैंने दिए नहीं आपको। आपको सिर्फ इतना दिया कि आप हमारे प्राणों की सुरक्षा करिए, हमारी संपत्ति की सुरक्षा करिए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि स्टेट ने कहा कि कैसे करेंगे आपकी सुरक्षा हम? आपको सुरक्षा तो हम देंगे, आपकी संपत्ति को भी सुरक्षा देंगे, लेकिन उसके बदले में आप मुझे टैक्स दीजिए, टैक्स दीजिए। कभी जजिया करके नाम पे टैक्स लगा, कभी किसी नाम से टैक्स लगा, लेकिन हमको अपने प्राणों की और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए टैक्स देना पड़ा। हमने पैसा दिया, उस पैसे से जो है आर्मी बनी, उस पैसे से पुलिस बनी, उस पैसे से डीएम, उस पैसे से सीएम, उस पैसे से पीएम, उस पैसे से राष्ट्रपति जैसे ओहदे बने। और उन पैसों, उन ओहदों पे बैठ करके उन्होंने हमारे प्राणों और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उन पदों पर बैठ करके स्टेट हमारे मौलिक अधिकारों को छीनता है, यू कैन नॉट स्पीक। आप बोल नहीं सकते, आप लिख नहीं सकते, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं सकते, आपको तो गोली मार दी जाए। ठीक है, राइट टू लाइफ का मामला, राइट टू इक्वलिटी का मामला, आर्टिकल 19(1), इसमें फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, उसका मामला। ये सारे जो अधिकार हैं, जब इन अधिकारों को छीनने लगती है स्टेट, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया जाए तो वो जीवित नहीं रह सकता। जैसे कि किसी व्यक्ति को खीर, पनीर, बढ़िया बढ़िया खाना दिया जाए, परंतु एक कमरे में बंद कर दिया जाए और राइट टू मूवमेंट छीन लिया जाए कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकते हैं, तो उसको जीवन में मजा नहीं आएगा। सिर्फ उसका एक अधिकार छीन लिया, राइट टू मूवमेंट, उसके साथ एक और छीन लिया कि यू कैन नॉट स्पीक, तुम बोल नहीं सकते, तुम्हें जो चाहिए लिख के दो, हम खिलाएंगे। जो कपड़ा चाहिए वो पहनाएंगे, जहां चाहो वहां घुमाएंगे, अमेरिका तक घुमा देंगे, लेकिन यू कैन नॉट स्पीक, बोल लोगे नहीं, चुप रहोगे, तो भी जीवन में मजा नहीं है। तो ये वो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जिनके बगैर व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता। इसलिए इन अधिकारों का वायलेशन जब एब्सोल्यूट पावर होती है तो होता है। और जब एब्सोल्यूट पावर होगी और इन अधिकारों का, तो व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा? हैं?
गांधी जी का सिद्धांत है कि गाल पे कोई मार दे तो आप दूसरा गाल कर दो, फिर वो दूसरे गाल पे भी जड़ दे, फिर आप दूसरी तरफ कर दो, फिर वो दूसरी तरफ भी जड़ दे, तो फिर आप क्या करोगे? कहोगे बहुत हो गया, अब तो जो है हम ही जड़ दें इसको। तो क्या उत्पन्न होता? वायलेंस। 1789 में फ्रांस के अंदर समता के लिए क्रांति हुई, खूनी क्रांति हुई। जनता ने कहा नहीं, हम समता का अधिकार नहीं देंगे, हम अपनी स्वतंत्रता नहीं दे देंगे, हम किसी भी कीमत पर रास्ता नहीं पसंद करते, हम गुलामी नहीं चाहेंगे, हम अपने आने वाली पीढ़ी को गुलामी नहीं देंगे, हम बगावत करेंगे, हम क्रांति करेंगे, और क्रांति करते हुए हम मर जाएंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज जाएगा कि हमारे पूर्वजों ने गुलामी नहीं करी, अब वो भी संघर्ष करेंगे और समता से उनका अधिकार के लिए संघर्ष होगा। और फ्रांस में क्रांति हुई। तो क्रांतियां जो है बड़ी समस्या खड़ी करती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मानव हिंसा होती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है, अशांति होती है, घर उजड़ जाते हैं, मकान उजड़ जाते हैं, बड़े पैमाने पे लोग मारे जाते हैं। इससे क्या होता है कि रूल ऑफ लॉ ब्रेक होता है। ऐसा ना हो, इसलिए जरूरी है कि अनुच्छेद 32 के माध्यम से लोगों को उनके उपचार प्रदान किए जाए, अनुच्छेद 226 के माध्यम से उनको रेमेडी दी जाए, ताकि वह खूनी क्रांति के लिए अपने आप को तैयार न करें। ये है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल फॉर द इंडियन सिटीजन्स एंड द पीपल हु आर लिविंग इन द इंडिया, जो भारत की सीमाओं के अंदर है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए रेमेडी चाहिए। रेमेडी सब लोग नहीं ले पाते, जो लोग जाते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनको 5 प्रकार की रिट के माध्यम से रेमेडी होती है। ये 5 प्रकार की रिटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेध है, और वारंटो, और उत्प्रेषण रिट है। इनके माध्यम से जो है वह न्यायालय में रेमेडी लेते हैं। न्यायालय जो है उसको मैटर को सुनता है, वो देखता है, कहता है यू आर, स्टेट को डायरेक्शन देता है कि आपने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया है, आप इनको जो है, जो इनका राइट है वो दीजिए, फिर उसे अधिकार मिल जाता है, वो शांति से अपने। परंतु अगर भारत के संविधान के अंदर जाए तो वैसे ही हो जाएगा कि जैसे दिल्ली के निकलने का एक दरवाजा जो खुला था वो भी बंद हो गया। और दिल्ली को बंद करके मारा जाए तो क्या होगा? दिल्ली अटैक कर देगी। तो उसी तरीके से अनुच्छेद 226 है, 32 है, जो भारत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भारत में जो है नागरिकों के और व्यक्तियों के अधिकार को प्रदान करने के लिए यह अति आवश्यक है। तो इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब एक बात और बताते हुए चलता हूँ कि अब जो है 2015 से ई कोर्ट की प्रस्तावना आ गई। 2015 से ई कोर्ट की बात हो रही है। ई कोर्ट मतलब जो आ, आपकी कोर्ट है, उसमें सब चीजें जो है ऑनलाइन। ठीक है, 2015 से प्रक्रिया चल रही है। उसके लिए सब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लोअर कोर्ट में जो केसेस हैं उसको कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। कंप्यूटर में फीड करके उसको ऑनलाइन किया जा रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, फाइल ही गायब हो गई, फाइल गायब हो गई, नहीं मिल रही। अब फाइल ही नहीं मिल रही तो फिर पता चला जिसको सजा होनी है उसको सजा, क्या डेट चल रही, फाइल ही नहीं मिल रही, ढूंढो FIR करो।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एआई आईओ नियुक्त हो गया। परंतु अब जब जो है ये ई कोड का कॉन्सेप्ट आ रहा है और बड़े पैमाने पे जब ऑनलाइन चीजें हो रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारा डाटा जो है कंप्यूटर में फीड करके उसको इंटरनेट के माध्यम से अपलोड कर दिया जाए। यही हाल हाई कोर्ट में हो रहा है, यही हाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है जो फाइलें गायब होने का सिस्टम था वो आसान नहीं रहा। अब अगर गायब भी हो गई, आग भी लग गई कोर्ट में, तो वो दस्तावेज जो है ऑनलाइन है, कंप्यूटर जल जाएगा लेकिन वो डाटा ऑनलाइन है, वो कहीं से भी खोला जा सकता है। इस तरीके से जो आधुनिक न्यायालय की परिकल्पना हो रही है, उसके माध्यम से अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है जिरह हो रही है। सम्मान जो है, पहले क्या होता था कि जो है पुलिस लेके आई, गांव में गई, हमने कहा है ही नहीं, लिख दो, है नहीं, लिख दिया है नहीं। फिर दोबारा सम्मन गया, फिर दोबारा सम्मन गया, व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद जो है उसको पब्लिकेशन करवाया गया। पब्लिकेशन जब हुआ अखबार में, तब वो व्यक्ति न्यायालय में हाजिर हुआ, साहब अखबार में पढ़ा, तब आया, हमें पता चला हमारे विरुद्ध कोई केस चल रहा है। तो इस इतनी प्रक्रिया में 3 सम्मान और पब्लिकेशन में 2.5 से 3 साल लग जाता था। सिर्फ दूसरे पक्षकार को सूचना पहुंची थी कि भाई तेरे विरुद्ध एक केस चल रहा है आज। अब क्या है, अब आपके मोबाइल पे ही सम्मान आ जाएगा, है ना। आप जो आधुनिक परिकल्पना चल रही है, उसमें एआई का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने अपने बच्चों को एआई के क्षेत्र में उतारिए। एआई आने वाले कल में, मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ, एआई आने वाले कल में जिस जिस समाज में एआई के जानकार बच्चे होंगे, वह समाज उन्नत करेगा इस देश में, क्योंकि अब सारी चीजें एआई से होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहस कराई गई। एआई क्या है, एआई में एआई कंप्यूटर के अंदर जो है जो दस्तावेज सारे के सारे केस से संबंधित फिट कर दिए जाएंगे, और उसकी एआई क्या करेगी, उसमें केस लाज निकालेगी, उसकी बहस बनाएगी, और सारा पॉइंट सारे निकाल के विवादित बिंदु सारा, जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं सीधा, जैसे लिखा आपने अबाउट द डॉक्टर अम्बेडकर, तो इतने बड़े गूगल में डॉक्टर अम्बेडकर संबंधित मटेरियल सामने आ जाता है। उसी तरीके से एआई जो अभी गूगल पे काम कर रही है, वही एआई जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की केसेस ढूंढ करके सामने निकाल के दे देगी, बहस तैयार कर देगी, जिरा तैयार कर देगी, और वो जज साहब उसको पढ़ लेंगे, उनके लिए बड़ा आसान है निर्णय करना। अभी क्या है, अभी मोटी मोटी किताबों को पढ़ो, बहुत सारे केस लाइस पढ़ो, फिर जो है डिसीजन बनाओ, पढ़ते पढ़ते ही जिंदगी गुजर जाती है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोर्ट में रहो, उसके बाद घर आओ, फिर फाइलों को पढ़ो, जिंदगी गुजर जाती है पढ़ते पढ़ते। अब क्या है, अब एआई बता देगा, केस डाल दो, उससे संबंधित लैंडमार्क जजमेंट्स निकाल देगा, आपकी जगह तैयार कर देगा, जिस तरह की एआई आप निर्माण करेंगे उस तरह का काम कर देगी। आप चाहेंगे कि वो बहस कर दे कोर्ट में, तो कोर्ट में एआई बहस भी कर देगी। तो लेकिन अभी भारतीय कोर्ट के अंदर एआई को बहस करने की परमिशन नहीं है, परंतु वह असिस्टेंट के रूप में काम करेगी। तो असिस्टेंट के रूप में काम करेगी। करीब 25 ऐप, करीब 25 ऐप ऐसे बनाए जा रहे हैं जिनके माध्यम से पूरी जुडिशरी की प्रक्रिया चलेगी आने वाले कल में। 30, अभी 2023 चल रहा है, 2030-35 तक पूरी जुडिशरी ऑनलाइन है ना। आप अपने वकील साहब अपने कमरे में बैठ करके और न्यायालय में बहस कर देंगे, और जो है जेल के अंदर से मुलजिम की गवाही हो जाएगी, रिमांड में, है ना।
छोटे छोटे मामले के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स बन जाएंगे जहाँ पे छोटे छोटे मामले से हल हो जाए। तो इस तरीके से वकीलों का काम बहुत खत्म हो जाएगा। आने वाले कल में वकील वही सफल होगा जो ई कोर्ट और जो है एआई जैसी चीजों को समझेगा, जानेगा। अदरवाइज ट्रेडिशनल वकील के लिए जो है 20-25 साल बाद जो है, मेरे ख्याल से 30 साल, जब 30 आएगा 2030, तो उसके बाद बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है। न केवल जो है यह एआई का इस्तेमाल न्यायपालिका में होने जा रहा है, बल्कि यह कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में भी काम करेगी आने वाले काल में। और कानून बनाना और कानून को याद रखना और चीजों को निकालना, ये सब भी इसमें आएगा। और ना केवल ये कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका में एआई काम करेगी, बल्कि चुनाव आयोग के द्वारा भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका आर्मी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका पुलिस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े पैमाने पे जो आप चाहें एआई से करवा सकते हैं। एआई सारा काम करेगी, आपकी कार भी चलाएगी, बिना ड्राइवर की कार चल सकती है, बिना ड्राइवर के जब एरोप्लेन हो सकता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट द ई कोड। ई कोड आने वाले कल में होगा, संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन होगा, और जो ये जो है आपकी सीआरपीसी है उसमें संशोधन होगा, और जो सीपीसी है उसमें संशोधन होगा। और जो ट्रेडिशनल तरीका है ये जो है गवाही कराने का और जो है बयान नोट करने का और तारीख पे तारीख वाला प्रक्रिया, ये सारी चीजें जो है आने वाले कल में जो है 30 साल में जिस तरह से जो है ई कोड का कॉन्सेप्ट है और जो योजनाएं हैं वो जारी हैं, अब ऐसा होने वाला है। अब जो है जो बहुत परिवार के लोग हैं उनके लिए यही हमारा मार्गदर्शन है कि आप अपने बच्चों को कैसे भी करके एआई के विषय में सिखाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोचिंग कराइए, उनको इसमें पारंगत कराइए, वो मास्टर बने इसमें। जब वह मास्टर बनेंगे तो वह एक ऐसी एआई बनाएंगे जो बहुत उपयोगी है। आने वाले काल में मान लो मेरी एआई बन गई तो फिर मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है संविधान, वो खुद ही मेरी जैसी जो है एआई बन गई, वो अपना उसमें सारा फिट रहेगा, वो हर सोमवार को करके समझा के चले जाएगी। मुझे जो है जरूरत नहीं बोलने की। माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को स्पीच देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पूरा काम करेगी। अगर अगर एआई का जो है एआई के क्षेत्र में शोध किया और लोग आगे बढ़े तो बहुत बड़े पैमाने पर इसके माध्यम से जो है हम होगा। यह सूचना क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण टूल्स है। ये एक ऐसा टूल्स है जिसके माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, बड़ा बदलाव हुआ। तो यहीं पर जो है मैं अपनी बात अनुच्छेद 226 to 32 के संदर्भ में आज मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। कानून की जानकारी तो आपको है ही है, वाई 226 में एक बार और भी बता चुका हूँ और 32 भी बता चुका हूँ, लेकिन इसको चूंकि पूरी तरीके से समझाना था, बेसिकली जो समझाना था, वाई वी नीड 32, वाई वी नीड 26, वाई वी नीड फंडामेंटल राइट्स, किसके विरुद्ध है, क्यों है ना। ये सब चीजों को जानना बहुत जरूरी था। आने वाले कल में एआई का इस्तेमाल क्या होने वाला है ये भी समझना जरूरी था। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पढ़िए, पढ़ाइए, और जो है एक और बात बताऊंगा कि आधुनिक दौर में चलिए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा हुआ है कि जिस युग में आप हैं उस युग के सर्वोत्तम साधनों का प्रयोग अपनी दासता को मिटाने के लिए कीजिए। उस युग के सर्वोत्तम साधनों का प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए कीजिए। वो ये नहीं कहते, ये अखबार ही निकालते, वो ये नहीं कहते,
किन्हीं किताबें लिखे, वो ये कह गए हैं कि जिस युग के आप व्यक्ति हैं उस युग का जो सर्वोत्तम साधन है उसका इस्तेमाल करके आप अपनी दासता मिटाइए। गुलाम को ये हक है कि वह अपनी बेड़ियों को तोड़ के पका करें। तो इसलिए आज के जमाने में जो सर्वोत्तम साधन है वो है जूम। जूम ऐप पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये एक सर्वोत्तम साधन है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के जमाने में जूम ऐप सर्वोत्तम साधन है, फेसबुक एक सर्वोत्तम साधन है, व्हाट्सएप एक सर्वोत्तम साधन है, और इंस्टाग्राम एक सर्वोत्तम साधन। इस तरीके से ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सर्वोत्तम साधन है, इसका उपयोग आप कर रहे हैं। आने वाले कल में इन इनसे भी ज्यादा सर्वोत्तम साधन एआई आने जा रहा है। उसके लिए अपने बच्चों को तैयार करिए। ओके, जय भीम, नमो। भाई जो है अनम्यूट कर दीजिए माननीय चरण दास प्रजापति जी को, ताकि वह अपना स्टेटमेंट दे सके। और जो है अध्यक्ष महोदय को भी भाई अनम्यूट कर दीजिए। संचालक महोदय से निवेदन है, जो भी देख रहे हैं, आईटी सेल